हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है 6th क्लास की, उसका चैप्टर नंबर 1। ठीक है, विविधता की समझ। ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक है, राजनीतिक विज्ञान की बुक है। ठीक है, उसका पहला चैप्टर है विविधता की समझ। देखिए विविधता क्या होती है, हम सभी जानते हैं कि हम सभी क्या है, अलग अलग धर्म, अलग अलग हम सभी का खान पान होता है। ठीक है, हमारी भाषा, त्यौहार सभी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और सभी में क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, विविधता बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम वही पॉइंट्स जो है वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि भारत में किस तरीके की विविधता है, भारत के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसमें ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहते तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है जो कि एग्ज़ाम्स के लिए है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं भारत की विविधता के बारे में। देखिए, भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं और हम सभी के अलग अलग त्यौहार होते हैं, हम वो बनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन भी करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह के चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हम विविधता को कैसे समझें, हम कैसे समझ सकते हैं विविधता के बारे में। तो देखिए, करीब 2-2.25 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग क्या करते थे, लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्राएं करते थे। वह पानी के जहाज़ों, घोड़ों और ऊँट पर बैठकर इधर से उधर पैदल जाया करते थे। ठीक है, अक्सर ये यात्रा कैसी होती थी, खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में, व्यापार के लिए की जाती थी। यात्रा में बहुत समय लगता था पहले के टाइम में, क्योंकि गाड़ी वगैरह तो होती नहीं थी, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर भी जाते थे। ठीक है, इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वह नई जगह पर जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण क्या करते थे, इधर से उधर चले जाते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा क्या आता था, बदलाव आता था। देखिए, जब हम किसी और जगह, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली से पंजाब जाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको क्या लगेगा, वहाँ पे फ़र्क लगेगा, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आ ही जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें वह नई जगह की अपना लेते हैं और कुछ चीज़ों में पुरानी चीज़ें जो होती हैं उन्हीं का पालन करते हैं। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता है। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता रहता है और धीरे धीरे क्या होता है, एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभर जाती है। ठीक है, अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हम पता लगाएंगे किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधतापूर्ण हो जाते हैं। बाकी इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये बताया गया कि किस तरीके से हम कहीं और जगह जाते हैं तो हमारे कल्चर में कैसे चेंजेस आते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं, तो एक मिश्रित जो कल्चर होता है वो बन जाता है। ठीक है, भारत के 2 भाग लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी क्षेत्र की विविधता पर एक ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है नोट, इटलस में, इटलस क्या होता है, हमारा जो भारत का नक्शा होता है उसकी बुक को कहा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लद्दाख और केरल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, लद्दाख जो है वो जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, लद्दाख कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर के पूर्व पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत सी कम खेती संभव है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा खेती नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे बारिश जो होती है वो बिल्कुल कम होती है। यहाँ का इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। ठीक है, तो लद्दाख क्या है, यहाँ एक तो ये जम्मू कश्मीर के पूर्वी पहाड़ियों में है, रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ पे बारिश भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है और बर्फ़ जो होती है उससे ढका रहता है काफ़ी लंबे समय तक। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं क्योंकि पानी नहीं है। पानी के लिए, पीने के लिए पानी के लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ का निर्भर रहते हैं। बताइए कितनी बुरी हालत है वहाँ पे कि वहाँ पर लोगों को पानी भी नहीं मिलता है और वो गर्मियों में पानी के लिए जो वहाँ की बर्फ़ होती है उस पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, कि पहले हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ के लोग जो है लद्दाख के, वो क्या पालते हैं, एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे
पश्मीना ऊन मिलता है। कौन सी ऊन मिलती है? पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। ठीक है, पश्मीना शॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है? महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। देखिए, लद्दाख के जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, वहाँ की जो ख़ास किस्म की बकरी है, ठीक है, उससे पश्मीना ऊन जो होती है वो बनाते हैं। ठीक है, उसके शॉल बनाते हैं ये लोग, और किसको बेच देते हैं? कश्मीर के लोगों को बेच देते हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्या होती है? महंगी होती है। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। कहाँ पे बुनी जाती है पश्मीना शॉल? कश्मीर में बुनी जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। ठीक है, लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते हैं। लद्दाख के रास्ते ही बुद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। देखिए, लद्दाख के रास्ते ही जो हमारा बौद्ध धर्म था वो कहाँ पे पहुंचा था? तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? तो लद्दाख को कहा जाता है। पश्मीना शॉल कहाँ पर मिलती है? लद्दाख में मिलती है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, और ये शॉल जो होती है ये किसको बेच देते हैं? कश्मीरी लोग जो होते हैं उनको बेच देते हैं, और वहीं पर ये बुनी जाती हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था, और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही प्रसिद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तिब्बत का कौन सा ग्रंथ है? केसर सागा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जिसे मैं बोल रही हूँ ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तिब्बत का जो ग्रंथ है केसर सागा लद्दाख में काफ़ी क्या है? प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बुद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे केरल के बारे में। केरल के बारे में पढ़ लेते हैं, एक सेकेंड। भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। केरल कहाँ पर है? भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। ठीक है, किससे घिरा हुआ है ये? पहाड़ियों से और समुद्र से घिरा हुआ है ये। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा आकर्षक बना हुआ है। ठीक है, केरल कहाँ पर है? भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में है, और इसका जो एक भाग है वो तो पानी से घिरा हुआ है, और दूसरी साइड किससे घिरी हुई है? पहाड़ियों से। यहाँ पर किस तरीके के मसाले पाए जाते हैं? काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो व्यापारी होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। सबसे पहले कौन से व्यापारी थे जो केरल में आए थे? तो आपको पता होना चाहिए, अरबी एवं यहूदी जो थे वो कहाँ पर आए थे? केरल में आए थे सबसे पहले। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीहा के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। देखिए, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको जाता है? संत थॉमस को। ठीक है, किसको जाता है? संत थॉमस को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय मिलता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण लिखते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय का यही बड़ी इज्जत थी। मतलब कि यहाँ पे क्या होता था, जो मुसलमान थे उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती थी। ठीक है, वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। देखिए, वास्को डी गामा जो थे उन्होंने समुद्र से यात्रा करके, मतलब जहाज़ से यात्रा कर कर यहाँ पर आए थे। तो पुर्तगाली जो थे उनको ये वाला रास्ता जो था, समुद्री रास्ता, वो पता चल गया था। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। चीन के जो व्यापारी थे वो भी केरल में आए थे। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता था वह चीनी जालों से हूबहू मिलता था। ठीक है,
मछली पकड़ते थे यहाँ पे, क्योंकि समुद्र से एक भाग पूरा घिरा हुआ था। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मछली वगैरह भी, मछली पालन भी होता होगा। तो यहाँ पे मछलियों को पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? चीन वाला का, ठीक है। तलने के लिए लोग बर्तन इस्तेमाल करते थे, उन्हें चीना चट्टे कहते थे। तो आपको पता होना चाहिए चीना वाला क्या होता है और चीना चट्टे क्या होता है। चीना वाला जो होता है मछलियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक जाल होता है। चीना चट्टे क्या होता है? तलने के लिए लोग बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, जिसे क्या कहते थे? चीना चट्टे कहते थे। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ लिया, देखिए दोनों के बारे में पढ़ लिया। तो जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही अलग है। लद्दाख में क्या था? पश्मीना शॉल बहुत फेमस थी। यहाँ पे क्या आते हैं? केरल में यहाँ पे मसाले बहुत फेमस है। यहाँ पे पानी, केरल में पानी की कोई ऐसा नहीं है कि पानी उपलब्ध नहीं है, यहाँ पे पानी मिलता है। लेकिन जो लद्दाख था वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है लोगों को। तो ये क्या है? भौगोलिक कारण है, एक दूसरे में विभिन्नताएं पाई गई हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है विविधता में एकता। देखिए विविधता में एकता, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्र संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किए, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों को अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। देखिए एक गीत है, मैं आपको एक बार सुना देती हूँ थोड़ा सा। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, खुशी में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। तो एक गीत है जो कब के टाइम में लिखा गया था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय वहाँ के जो लोग थे उन्होंने ये गीत गाया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी भारत की खोज, जिसमें भारतीय एकता के बारे में बात की गई थी। उन्होंने ये भी कहा था भारतीय एकता बाहर से थोपी गई कोई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरा है। इसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास, प्रथा और स्वीकार करने की भावनाएं हैं। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया। तो हमें पता होना चाहिए कि अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। उनकी बुक का नाम क्या था? भारत की खोज। रविन्द्रनाथ